गाइज़ आई एम कशिश। जैसे कि आपको उस दिन मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, चैप्टर 10 क्लास 9 ग्रेविटेशन। मैंने आपको चैप्टर की स्टोरी थोड़ी सी सुनाई थी स्टार्टिंग कि अपन पहले स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं आपको एक न्यूटन की स्टोरी सुनाई थी। उसके बाद आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स होती है। पहले तो आप बोलेंगे अब फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जैसे किसी भी चीज़ को धक पुल करने की, पुश करने की एक एनर्जी, या फिर कह सकते हैं एक, जैसे अपन किसी को चीज़ को धक्का लगा रहे हैं या किसी चीज़ को फेंक रहे हैं या किसी चीज़ को कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ को कुछ कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक एनर्जी होती है, एक फोर्स होती है जो एक दूसरे के प्रति लगती है किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में। समझ में आया? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक पेड़ था। मैंने आपको कहानी में, स्टोरी में सुनाया था कि एक पेड़ था, उसका जो एप्पल के पेड़ था उसमें से एप्पल नीचे ही गिरा। तो मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी थी कि जो अर्थ लगा रहा था एप्पल के प्रति, इसलिए वो एप्पल जो है अर्थ के पास आके गिर गया। तो ऐसी ही फोर्स होती हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट में, बॉडी में लगाई जाती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी चीज़ है, बॉल हुई, पेन हुई, पेंसिल हुई, पंख हुआ, पत्ते हुए, फूल हुए, जो भी आप कुछ भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ नीचे ही जाएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो बारिश होती है, जैसे तो पानी की बूंदें हैं, वो वापस ऊपर क्यों नहीं जाती भाई? ऊपर जानी चाहिए, नहीं जाती, वो नीचे ही टपकती हैं, ऊपर क्यों नहीं भाई? आप बोलेंगे भाई यार ऊपर से तो आती हैं तो फिर ऊपर क्यों जाएंगी? वो समझ में आता है, बट एक वो अपन बस एक चीज़ है ना कि जैसे कीचड़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है बारिश के टाइम पे, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता वापस? बारिश हो रही है तो नीचे से बारिश क्यों नहीं हो रही, ऊपर से बारिश क्यों हो रही है? बहुत सारे तरीके से एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं इन चीज़ों में। बट ये है कि अर्थ ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा है कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, गुरुत्वाकर्षक इसको हिंदी में बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षक भी बोला जाता है हिंदी में। इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये ग्रेविटी एक फोर्स होती है जिसको अट्रैक्शन का नाम दिया गया है कि किसी भी चीज़ को देख के जो अट्रैक्ट हो उसको। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी फूल, पत्ती, कुछ भी लो, आप उसको फेंको तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो आप ऊपर की तरफ भी फेंकोगे तो भी वो नीचे आके गिरेगी, क्योंकि जो अर्थ का अट्रैक्शन है उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के प्रति, वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर थिंग्स। कोई भी चीज़ आप फेंक दो, वो नीचे ही गिरेगी भाई, और कहीं नहीं गिरेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है भाई, इसलिए वो नीचे ही गिरेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो आपको सामने किसी भी और दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट करे, एक दूसरे के प्रति खींचे। समझ में आ रही है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी दो बॉडी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए, वो एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और उसी फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में सुनाया था कि न्यूटन जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो पेड़ था एप्पल का, सेब का। सेब नीचे गिरा, न्यूटन जी सोचने लगे भाई कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने जब सोल्यूशन निकाला सारी चीज़ें सोचने के बाद, तो उन्होंने देखा कि जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। किस पे? एप्पल पे लगा रहा है, कोई और नहीं लगा रही कोई चीज़। मतलब ह्यूमन बॉडी में भी इतनी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। जैसे न्यूटन बाबा भी तो बैठे थे पेड़ के नीचे, तो न्यूटन बाबा के ऊपर ही क्यों नहीं गिरा वो? राइट, क्योंकि न्यूटन बाबा इतनी फोर्स नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती कंपेयर टू अर्थ। भाई अर्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस वो जो इतनी फोर्स लगा सकती है शायद और कोई लगा ही नहीं सकता। इसीलिए वो जो एप्पल है वो अर्थ पे गिरा और किसी चीज़ पे नहीं गिरा, क्योंकि नहीं गिर सकता भाई वो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं मास वगैरह, वेट वगैरह पर भी डिपेंड करती है। ये चीज़ अपन आगे समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील कराती है, खिंचाव फील कराती है। उसी फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया गया। अब आगे हम क्या डिस्कस करते हैं जो अपन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं।
अब देखिए आप, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 10.1.1 है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप देखिए आप कि आप सही, ये टॉपिक सही है, बट इस टॉपिक को अपन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपन को कुछ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, F = G(m) स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d²। अब आपको इसके जो सिंबल ये बने हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट जो हैं, अपन को इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इन मीनिंग को पता करने के लिए पहले अपन चीज़ें डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट और छोटे छोटे टॉपिक, हेडलाइंस। उसके बाद अपन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पर आएंगे, ठीक है। हम देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको स्किप कर रही हूँ या फिर कुछ, मैं इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पेपरों में डेफिनेटली आएगी, बट आपको इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से आपको छोटे छोटे जो हेडलाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, आपको वो आने चाहिए, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी ये समझा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझने के बाद आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वो बता देती हूँ वो कौन से पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर अपन ये डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए 10.3 और 10.4 मास एंड वेट, ये दो चीज़ें हैं। आप लोग कल इसको पढ़ के आइए। मास और वेट मैं आपको बता देती हूँ। मास मैं सिर्फ एक दो चीज़ आपको अभी बता देती हूँ, बाकी आप खुद पढ़िए। फिर कल मैं आके आपको यूनिवर्सल लॉ और इन पे मास वेट फिर मैं खुद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बट आपका ये होमवर्क कह सकते हैं, आपका काम है ये, आप डेफिनेटली मास वेट ये सारी चीज़ें पढ़ के रखिए। फोर्स, मैंने फोर्स आपको बताई क्या ही होती है, फोर्स, मास, वेट, एवरीथिंग आप पढ़ के रखिए, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कांस्टेंट होता है, एक सिंबल होता है। जैसे हर चीज़ का एक सिंबल होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट मतलब एक किसी भी चीज़ का सिंबल, उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज़। जैसे आप देखते हैं कि गुची का बैग आ रहा है, नाइक के शूज़ आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ब्रांड का नाम है जिसको वो रिप्रेजेंट, जैसे शू है तो शू पे लिखा हुआ है नाइक, तो नाइक का एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शू, मतलब शू नाम लिखा है तो वो नाम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है शू को। वैसे ही क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, उनका कांस्टेंट जो होता है जी, कैपिटल जी, जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है। यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया है जी को। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो डिजिट यूनिट होती है वो होती है 9.8, काफ़ी जगह 10 भी लिखते हैं अप्रॉक्स में, कभी कभार न्यूमेरिकल वैल्यू में इजी करने के लिए इसको 10 भी माना गया है। वैसे इसका जो मेन होती है वो 9.8 होती है। याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको बहुत यूज़ होने वाली है ये डिजिट्स, ये यूनिट। तो याद रखिएगा, जहाँ भी कैपिटल जी आपको दिखे, वहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो वहाँ पे जी की जगह आपको पहले जी पुट करना है, एंड देन अब जब स्टेप वाइज चीज़ें करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसमें जी की जगह आपको पुट करनी है 9.8 या फिर 10, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन सी वैल्यू मेंशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सी वैल्यू आपको उसमें कैलकुलेट करनी है, उस न्यूमेरिकल या उस क्वेश्चन या डेरिवेशन में। तो क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8, और 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मास और वेट मैं आपको बता रही थी। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है, पहले तो मास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मास क्या होता है, आप कहीं भी चले जाओ कभी भी चेंज नहीं होता, बट वेट क्या होता है, चेंज हो जाता है भाई। जैसे अपना वेट, जैसे ह्यूमन बॉडी का ही वेट देख लो, तो भाई वो चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी 10 किलो है तो 5 किलो हो जाएगा, 6 किलो है तो मतलब 1-2 किलो कम ज़्यादा ऐसा होने लगता है कभी भी। तो वेट चेंज हो सकता है, बट मास कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, प्लैनेट में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट आपका मास चेंज नहीं होगा। ये मेजर
डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि मास कभी चेंज नहीं होता और वेट चेंज हो जाता है, ठीक है। और मास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं कि आपको याद करके आनी है, पढ़ के आनी है, समझ के आनी है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है और क्या होते हैं। और फोर्स के बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी मैं खुद बताऊँगी आप लोगों को। बाकी ये सारी चीज़ें अपन बाद में, मतलब कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें ये सारी चीज़ें मैं खुद बताऊँगी, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, प्रेशर, एवरीथिंग, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, सब मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। कल मैं आपको बताऊँगी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी, मतलब पार्ट जो 3 आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर का, वो आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बी सेफ एंड बी कंटिन्यू विथ मी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो जल्दी से शूट करेंगे एंड जल्दी से अपलोड करेंगे, तो आप देखते रहिए एंड एंजॉय करते रहिए। और जिसको भी जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।